नमस्कार साथियों, आरोहण कक्षा में आज हम भाषा और लिपि, जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा के उद्भव विकास, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, हिंदी की अनेक बोलियां और लिपि के बारे में जो कुछ भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है उसकी तैयारी को देखते हुए और अपनी परीक्षा करने के लिए हमने एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है, भाषा और लिपि से संबंधित है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कितनी बातें हमको इस टॉपिक से संबंधित समझ में आई हैं, क्योंकि परीक्षा में इससे भी कम से कम 15 से 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये है हमारी लिपि, भाषा एवं लिपि प्रश्नोत्तरी। लेट्स स्टार्ट। राजभाषा हिंदी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा, हिंदी के राजभाषा के बारे में जो कुछ बताया गया है, वैसे तो हिंदी से संबंधित हिंदी क्यों, हिंदी भाषा ही हम कह देते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित हिंदी भाषा से संबंधित सभी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। ये हमको याद रखना है। और यहाँ पर राजभाषा से संबंधित 343 में है, क्योंकि इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली कि देश की राजभाषा अधिनियम इसमें लागू हुआ है। राजभाषा अधिनियम 1950 में लागू हुआ। तो राजभाषा हिंदी रहेगी, ये इसमें है। दूसरी, इसकी लिपि देवनागरी रहेगी। और तीसरी बात, अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। और यहाँ पर अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी, अंग्रेजी भाषा की अवधि 15 वर्षों के लिए रखी गई। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों की। कि 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी को राजभाषा, देश के राजकाज से हटा दिया जाएगा, ऐसा रखा गया। तो ये 343 अनुच्छेद की धारा 343 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में ये राजभाषा और लिपि से संबंधित प्रावधान है। तो 50 में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या? राजभाषा अधिनियम देश में लागू हुआ। और बना कब? 14 सितंबर 1949 को बना। क्या बना? राजभाषा अधिनियम। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
351 में राजभाषा, सॉरी ये राजभाषा नहीं है, यहाँ राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए, राजभाषा का तो 343 में ही है, लास्ट में 351 में राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इसके लिए सारे कर्तव्य उत्तरदायित्व जो सौंपे गए हैं, उनकी जो नियमावली है, किसको करना चाहिए, किसको इसके लिए प्रयास करना है, ये सारे नियम इसी अनुच्छेद में 351 में लिखे हुए हैं। हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग की सीमा रखी गई थी 15 वर्षों की। संविधान के किस संशोधन से अंग्रेजी की समय सीमा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया? 1963, हटा दिया। 65 आने ही नहीं पाया, 50 में लागू हुआ था, 15 वर्ष मांगे थे। उसके पहले ही कुछ हिंदी विरोधी लोगों ने प्रयास करके राजभाषा अधिनियम में एक संशोधन कराया और अंग्रेजी की जो समय सीमा 15 वर्ष थी उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया कि अंग्रेजी हटाने का सवाल ही नहीं है। और आपको पता है हमारे देश के सिर्फ 10 राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें ही हिंदी में पत्र व्यवहार होता है। बाकी जो हमारे 4 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और पंजाब, इन राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्र व्यवहार होता है। इसके अलावा जो 14 राज्य बचते हैं उन सब में केवल अंग्रेजी में ही सरकारी कामकाज होता है। तो ये हमारे देश की विडंबना है कि 50% काम भी हिंदी में नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में। और कितनी है? इस समय 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी की उपबोली मैथिली को इसमें शामिल किया गया है 2003 में। ये हिंदी के लिए गौरव की बात है। 2003 में किन भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मिलाया गया? ये है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। क्योंकि कोंकणी पहले ही थी, मणिपुरी पहले ही थी, नेपाली तो है ही नहीं, हिंदी में ही इसमें शामिल ही नहीं है नेपाली। 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली 15वीं भारतीय भाषा थी सिंधी, क्योंकि पहले 14 थी, उसके बाद सिंधी को मिलाया गया तो 15 हो गई। उसके बाद फिर 3 भाषाओं को और मिलाया गया, वो 3 हैं आपकी, जो 3 भाषाएं मिलाई गई वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी सॉरी गलत लिख गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये पहले ही आ चुकी थी। और अगले लास्ट में 4 भाषाओं को शामिल किया गया जो अभी हमने पढ़ी है, मैथिली, बोडो, संथाली और कौन सी थी? मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए कितनी समितियों का गठन हुआ? 3। पहली समिति केंद्रीय भाषा समिति, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो भी प्रधानमंत्री तत्काल में होगा वो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। और दूसरी है संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय मतलब संसद से संबंधित। इसका अध्यक्ष होता है
इसके अध्यक्ष में है 20 लोकसभा के सदस्य, 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य। दस राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य। और तीसरी है हिंद सलाहकार समिति। ये तीसरी है, 2 और 3। और इसका अध्यक्ष होता है मंत्रिमंडल का मंत्री। मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री, प्रत्येक मंत्रिमंडल का कोई मंत्री। तो ये जो आपका राजभाषा आयोग गठन किया गया, राजभाषा आयोग गठन किया गया था 1955 में। ठीक है, ये जो प्रावधान है इसका, किसका, राजभाषा आयोग के लिए प्रावधान है वो 344 अनुच्छेद में है, ये ध्यान रखना। 344 अनुच्छेद में, 343 में राजभाषा अधिनियम का है प्रावधान, 344 में राजभाषा के लिए जो आयोग गठन किया गया, उस आयोग, पहले एक आयोग बना, फिर आयोग के क्रियान्वयन के लिए 3 समितियां गठित की गई। वो है, पहली समिति है केंद्रीय भाषा समिति, दूसरी संसदीय राजभाषा समिति, तीसरी है केंद्रीय सलाहकार हिंदी सलाहकार समिति। तो इस तरह से केंद्रीय का प्रधानमंत्री होता है, संसदीय का अध्यक्ष 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और सलाहकार हिंदी सलाहकार समिति में जो है कोई भी, किसी भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955, अभी बता दिया आपको। और वी जी खेर की अध्यक्षता में हुआ, ये अध्यक्ष थे इसके। प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तीनों में है, 55, 56 और 45, 46 और 47। तीनों में प्रादेशिक भाषाओं के, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में विचार किया जाए। अगर वो अच्छी हैं, उनमें इतनी विशेषताएं हैं, तो इसी में प्रावधान दिया है कि उन भाषाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको राष्ट्रपति के पास भेजा जाए अनुमोदन के लिए। और राष्ट्रपति जब उनमें से जिस भाषा को अनुमोदित कर देगा, अनुमोदन प्रदान कर देगा, तो वो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है। इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो 45, 46, 47 अनुच्छेद में, तीनों में ये भारतीय भाषाओं के बारे में सारे अधिकार, सारे उत्तरदायित्व और सारी बातें दी गई हैं। इसी तरह से जुड़ते जुड़ते 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं हो गई हैं। और आखिरी जो भाषाओं में है, अब इसके बाद जो प्रस्तावित हैं वो राजस्थानी भाषा और अवधी भाषा, ये दोनों प्रस्तावित हैं जो राष्ट्रपति के पास पहुंच चुकी हैं। अब अगर उन्होंने चाहा, उनकी कृपा हो गई उसकी विशेषताओं को देखकर, तो वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएंगी। तो इसका उत्तर होगा आपका, इसका उत्तर हमें देना है चौथा। अंग्रेजी भाषा में ही पत्र व्यवहार होगा ग वर्ग के राज्यों में, क्योंकि राज्यों को 3 वर्ग में रखा। क वर्ग में हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र, और ख वर्ग में हिंदी के पड़ोसी क्षेत्र, तो हिंदी के पड़ोसी 4 है, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। पंजाब और गुजरात।
ये 4 हैं और 10 राज्य हैं इसमें जो हम जानते हैं, इनको हम लिख ले यहाँ। अगर आपको नहीं पता है तो पहले तो देखो अपना राजस्थान है, फिर राजस्थान से लगा हुआ हरियाणा है, हरियाणा के बाद दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली भी एक स्टेट है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब 3 राज्य इनसे निकले हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, पहले तो 7 ही थे, वैसे 7 ही हैं, अब जबरदस्ती के 10 मान लो, 10 हो गए तो 10 मान लो। उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। और इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, यानी 10 और 4 14 राज्यों के अलावा बाकी सारे राज्य आपके ग वर्ग में आते हैं। ख वर्ग में राज्य नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पर महाराष्ट्र है। क वर्ग में कितने राज्य हैं? 10। अनुच्छेद 44 में 43 44 में आयोग और समिति, अभी बता चुके हैं आपको आयोग का गठन और समितियों के बारे में। 92वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में हिंदी की बोली को शामिल किया गया, मैथिली। ये 92वां है जो 2003 में हुआ था, ये 92वां संशोधन है जो अभी हम आपको बता चुके हैं। इसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ये अभी लास्ट में ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें हिंदी की बिहारी बोली की उपबोली मैथिली है। बिहारी की है ना, भोजपुरी, मगही और भारतीय भाषाओं के विकास का सही क्रम है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ये अपभ्रंश के परिनिश्चित रूप को किसने पुरानी हिंदी नाम दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः 60 करोड़, ये बहुत पहले का है। खड़ी बोली को टकसाली हिंदी कहा गिलक्राइस्ट ने। हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तीनों से, मागधी, अर्धमागधी और शौरसैनी। ये अभी आगे बताएंगे आपको। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित बोली नहीं है। देखिए यहीं पर आपको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। मागधी से बिहारी, ठीक है, मागधी से बिहारी बोली का विकास हुआ। और अर्धमागधी से आपका पूर्वी हिंदी, और शौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भी है। हालांकि गुजराती हिंदी की नहीं है, लेकिन गुजराती का विकास भी शौरसैनी से ही हुआ है। ऐसा नहीं, अर्धमागधी से और भी भारत की बोलियां हैं, लेकिन हमें यहाँ केवल हिंदी के बारे में समझना है। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित बोली नहीं है। देखो हरियाणवी चूंकि
हरियाणवी पश्चिमी बोली की है, पश्चिमी हिंदी की है, इसलिए स्वर सैनी से है। पहाड़ी भी है, स्वर सैनी से, ठीक है। बघेली गुजराती भी अभी बता चुके स्वर सैनी से। बघेली ये है आपकी पूर्वी हिंदी की, और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। अभी हम जस्ट आपको बता चुके हैं पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से विकसित हुई है। तो ये बघेली पूर्वी हिंदी की है, इसलिए ये स्वर सैनी से नहीं है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं, मागधी से होंगी, देखो बिहारी, बंगला, असमिया, गुजराती नहीं है क्योंकि गुजराती स्वर सैनी से आपको बता चुके हैं। ये राजस्थान के इधर की है, तो जो राजस्थान की जो बोली है उसी से ही होगी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एक देख लो, यहीं से समझ में आ जाएगा। बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंडी पश्चिमी हिंदी की है, और जो पश्चिमी हिंदी स्वर सैनी से विकसित हुई। बघेली पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से हुई, देखो है ना। तो इस प्रकार से ये वाला ही बिहारी और उधर की ही बोलियां, बंगला, असमिया, उड़िया, बंगला, असम और उड़ीसा उसी साइड में है, इसलिए मागधी से विकास इनका ही माना जा सकता है। आदिकाल में हिंदी भाषा में किन भाषाओं के शब्दों का समावेश हो रहा था? अरबी, फारसी, तुर्की आदिकाल में यही आए थे। अंग्रेजी और पुर्तगाली और चीनी, फ्रांसीसी ये सब बाद में आए हैं। अपभ्रंश के स्थान पर किन शब्दों की बहुलता थी? तत्सम शब्द। अपभ्रंश समाप्त हो रहे थे और तत्सम बढ़ रहे थे। आदिकालीन भाषा नहीं थी ब्रज भाषा, चूंकि मध्यकाल की भाषा है, भक्ति काल के। रासो साहित्य में सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश का था। मध्यकाल की प्रमुख भाषाएं ब्रज और अवधि, भक्ति काल की सबसे प्रमुख भाषाएं थी जो साहित्य में स्थान पा रही थी। मध्यकाल के प्रमुख अवधि भाषा के साहित्यकार नहीं, साहित्यकार हैं, दोनों हैं, जायसी और तुलसी दोनों ही हैं अवधि भाषा के। ब्रज भाषा के कवि नहीं है, नावादास नहीं है, क्योंकि नावादास मध्यकाल के ही नहीं है, ये आदिकाल के कवि हैं। दो मिनट का ब्रेक। नावादास आदिकाल के कवि हैं और आदिकाल में ब्रज भाषा नहीं थी। अगला प्रश्न, मध्यकाल तक आते आते अरबी फारसी के कितने शब्द, लगभग 2500 अरबी के और 3500 फारसी के शब्दों का हिंदी में समावेश हो चुका था। यूरोप के संपर्क में आने से, जब यूरोप से व्यापार का संपर्क बढ़ा, तो कौन से शब्द हिंदी में अधिक शामिल हुए? तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तीनों शब्द शामिल हुए। प्रेस का आविष्कार आधुनिक काल में हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का, इसको हम यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कपड़े पे प्रेस करने वाली प्रेस। सॉरी, क्या हो रहा है आज, प्रिंटिंग, जो कागज प्रिंट होने लगे हैं। फारसी ध्वनियों क, ख, ग, ज, फ, इन सबके नीचे नुक्ता लगेगा। प्रवेश हिंदी में किस काल में हुआ? आधुनिक काल में। मध्यकाल में हो गया था। आधुनिक काल में। खड़ी बोली कब साहित्य में प्रतिष्ठित हुई? 1900 के बाद, सरस्वती पत्रिका संपादन के। आधुनिक काल में किन भाषाओं में संघर्ष चल रहा था? हिंदी और उर्दू में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई और इनके संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। सही विकल्प का चयन करें। पूर्वी हिंदी अवधि, बघेली,
मगही, मगही नहीं है पूर्वी की। मगही कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली ये भोजपुरी की बोली है, ये सॉरी बिहारी है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, ये सही है, यही सही है। बिहारी, अवधी, अवधी पूर्वी हिंदी है। मगही मैथिली तो है पर ये पूर्वी है। पहाड़ी कुमारी भोजपुरी बिहारी है, तो ये वाला सही है, सॉरी ये दूसरा वाला सही है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेली और हरियाणवी। सही युग्म का चयन करें। सौर सैनी से बिहारी नहीं, बिहारी किससे हुई है? मागधी से। ये आप हमने कितनी बार पढ़ लिया है। मागधी से पूर्व बोली नहीं, मागधी से बिहारी। पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी से हुई है, इसलिए ये भी गलत है। सौर सैनी से बुंदेली, ये सही है क्योंकि ये पश्चिमी, सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी 3 का हुआ है। और बुंदेली अभी जस्ट बताया है कि बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो इसका मतलब है सही युग्म ये। हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं? 17। जितनी है? पहले बिहारी, बिहारी की 3 बोलियां, पूर्वी हिंदी 3 बोलियां, पश्चिमी 5 बोलियां, राजस्थानी 4 बोलियां, पहाड़ी 2 बोलियां। पहाड़ी 3 थी, पहले 18 थी, लेकिन एक नेपाल में चली गई है पूर्वी पहाड़ी, इसलिए अब 17 है। अब गिन लें, 6, 5, 11, 4, 15, 11 और 4, 3, 3, 6, 5, 11, 4, 15, 17, 18 हो गई है। सॉरी पहाड़ी 2 है, हाँ पहाड़ी 2 है, पहले 3 थी, 17 बोली। पहले 3 थी, वो 3 ही याद आ जाता है क्योंकि एक नेपाल में गई। बघेली का क्षेत्र नहीं है, बघेली अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है, तो पूरब साइड के ही क्षेत्र होंगे। तो छतरपुर नहीं है क्योंकि छतरपुर जो है बुंदेली का क्षेत्र है, मध्य भारत है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये, और यहाँ पूर्वी नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश। निमाड़ी बोली है दक्षिणी राजस्थान की, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान की बोली को मालवी कहते हैं और मालवी की उप बोली है निमाड़ी। निमाड़ी, और क्या कुछ लोग तो, कुछ विद्वान मालवी को ही निमाड़ी कहते हैं। मारवाड़ी का क्षेत्र है बीकानेर। खड़ी बोली हिंदी के किस वर्ग की बोली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, बता चुके हैं, 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की। गढ़वाली का प्रमुख क्षेत्र, ये गढ़वाली चमोली है, गढ़वाली का प्रमुख क्षेत्र चमोली, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, सहारनपुर, ये सारे इसके हैं। टेहरी गढ़वाल, देहरादून, सहारनपुर, ये सारे चमोली इसके गढ़वाली के हैं। और इसमें दूसरी बोली है कुमायूनी, पहाड़ी की दूसरी बोली है कुमायूनी, ये मध्यवर्ती पहाड़ी की बोली है गढ़वाली और कुमायूनी। ये नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये इसका क्षेत्र है। नैनीताल पहाड़ी क्षेत्र है इसका, नैनीताल, और ये सारे आपके जो हैं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, और ये इधर उत्तराखंड के आ जाते हैं पहाड़ी भाग। नैनीताल, अल्मोड़ा,
पिथौरागढ़। पश्चिमी बोली में शामिल नहीं है, मेवाती नहीं है, क्योंकि मेवाती राजस्थान की बोली है। मालवी का प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मालवी बोली पूरे मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, राजस्थान के एक भी क्षेत्र में नहीं बोली जाती, इसीलिए कुछ विद्वान इसे राजस्थान की बोली मानते नहीं है। अलवर में बोली जाती है मेवाती, पूर्वी राजस्थानी। ढूंढारी का क्षेत्र नहीं है। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ है, जोधपुर नहीं है। जोधपुर किसका है? मारवाड़ी का, पश्चिमी राजस्थानी। सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली है मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, यानी पहले का चौथा। पहले का चौथा देखो 2 में है। चलिए, ब्रजभाषा आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, 3, तीसरा ये आ गया। बुंदेली, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर, ये मध्य प्रदेश की बोली है, तो पहला हो गया। और अवधी, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, ये आ गया आपका उत्तर। देवनागरी लिपि का विकास देखिए, सबसे पहले 2 लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि राष्ट्रीय लिपि है, यानी हमारे देश की लिपि है, राष्ट्रीय लिपि मानी गई। और खरोष्ठी जो है वो विदेशी लिपि है। ठीक है, और जब खरोष्ठी विदेशी लिपि है तो हमारी देवनागरी का विकास खरोष्ठी से नहीं हो सकता, 2 कट गए, वैसे ही कट गए। अब ब्राह्मी से हुआ है। अब ब्राह्मी के भी 2 हैं रूप, एक उत्तरी और दूसरी दक्षिणी। तो दक्षिण में तो आपकी जो दक्षिणी ब्राह्मी है उससे विकास हुआ है आपकी मलयालम, और जो उधर की है कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उन भाषाओं का विकास हुआ है जो दक्षिणी भाषा है। और इसका देवनागरी का उत्तरी से हुआ है। तो अब यहां से देखें तो ये भी गया दक्षिणी वाला, क्योंकि दक्षिणी से हुआ ही नहीं है। दक्षिणी से हमारी मलयालम, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा उत्तरी ब्राह्मी में की से उत्तरी लिपि, उत्तरी से गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल, कुटिल से प्राचीन नागरी, और प्राचीन नागरी से देवनागरी। देवनागरी का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। नागरी लिपि के उद्धारकर्ता मदन मोहन मालवीय। देवनागरी लिपि को अप्रामाणिक कहकर किस विद्वान ने रोमन का को प्राथमिकता? सुनीत कुमार चटर्जी हिंदी के विद्वान थे, लेकिन रोमन लिपि के समर्थक थे। नागरी को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी की वैज्ञानिकता संदिग्ध है, किसके कारण? इसके अक्षरिक होने के कारण। अगर वर्णनात्मक होती तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ लिपि होती। लिपि का पूर्ण रूपेण विकास हुआ 15वीं-16वीं शताब्दी में। देवनागरी का दोष क्या है? भ्रमात्मक वर्ण। हिंदी में शिरोरेखा लगाने की सलाह दी देवनागरी सुधार समिति ने। हमारे भाषा और लिपि से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए, पढ़ लिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमने 7 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पढ़ी, और आगे इसी तरह से हम और भी पढ़ते रहेंगे और भी समझते रहेंगे। और जितना क्लास में पढ़ा है लगभग उतना या उससे थोड़ा सा कम हमने प्रश्नों के माध्यम से भी समझा दिया है, क्योंकि जिन्होंने शायद ये क्लास नहीं देखी होगी तो वो इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी
इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें, और या फिर यूट्यूब से डाउनलोड कर लें। हमारे जो यूट्यूब का चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तो आने वाले सारे वीडियो आपको यूं ही मिलते रहेंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, और आपका सितंबर में एग्ज़ाम है 2nd ग्रेड का, तो बढ़िया से एग्ज़ाम दें और निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह से निरंतर हम एक दूसरे से जुड़े रहें और जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल करें। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।